Hello guys, welcome back to the third video of the lecture series Statistics. We have already started the calculation of central tendency, that is in the second lecture. In the previous lecture we have discussed about the calculation of mean. Okay, so in this lecture we are going to discuss about what is median, what are the various methods for the calculation of median in different representation of data, that is अनग्रुप डाटा का मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ डू वी कैलकुलेट द मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फाइनली हाउ डू वी कैलकुलेट द मीडियन फॉर द continuous frequency distribution. Okay, so let's get started. The very first thing that you might think that what is the need for median? If I have already a central tendency, that is mean, that is arithmetic mean. ओके, सो व्हाट इज़ नीड टू कैलकुलेट मीडियन? क्या ज़रूरत है एक दूसरे सेंट्रल टेंडेंसी की? ओके, कई बार क्या होता है कि जो मीन है, जो कि हमारा मैथमेटिकल एवरेज होता है या मैथमेटिकल अर्थमेटिक मीन होता है, वो हमें एक क्लियर पिक्चर नहीं दिखाता है किसी ऑब्जर्वेशन के बारे में. रादर आई वुड से दैट समटाइम्स इट रिप्रेजेंट अ मिसलीडिंग काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑब्जर्वेशन. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. से इन अ सर्टेन लोकेलिटी, किसी एक सर्टेन लोकेलिटी में, ओके, आई हैव सर्टेन नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स, जिसमें कुछ एक मील का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ. ओके, तो किसी एक रेस्टोरेंट में कोई 80 रुपये का एक मील है, किसी एक में 90 का है, फिर किसी एक रेस्टोरेंट में 100 का है, 110, 120, 130, 140 से 150. ओके, कितने हो गए? 3, 6, 7, 8. ओके, मान लेते हैं उसी लोकेलिटी में एक बहुत ही बड़ा पॉश 5 स्टार होटल है, उसके अंदर जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर से एक मील का कॉस्ट है 5000. ऐसा हो सकता है ना? होता ही है. तो ये किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी की नंबर ऑफ डिफरेंट रेस्टोरेंट में कॉस्ट ऑफ वन पर मील कॉस्ट मैंने नोट कर रखा है. ठीक, अब चलो मैं इसका मीन कैलकुलेट करता हूँ एक बार. व्हाट इज़ द मीन कॉस्ट, ओके, पर मील. अब क्या हो जाएगा, सबको ऐड करना है. चले ऐड करें. ये हो गया 200, फिर 300, नहीं 200, 400, ये हो गया 400, 500, 6, 7, 8 और 920. तो 5920 डिवाइडेड बाई कितने हैं टोटल? 9. ओके, अगर कैलकुलेट करें 6 तो कितना हो गया? 552, मतलब ओके 7, सॉरी कुछ ऐसा 657.7 रुपीज़ है ना. तो मीन से मुझे ये आइडिया लगा, मतलब अब कोई मेरे को पूछे कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जहाँ पर ये पर मील कॉस्ट लिखा हुआ है रेस्टोरेंट का, तो अब मुझे इसका एवरेज बताना हो तो मैं ऐसे बोलूँगा कि भैया जो एवरेज कॉस्ट है पर मील है ना, वो है 657.7 रुपये, या अप्रॉक्सीमेटली चलो 650 रुपये बोल दिया मैंने. ठीक, अब अगर तुम देखो क्लोजली, अगर ऑब्जर्व करो, तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो 5000 है, और बाकी सारे ऑब्जर्वेशन दे आर मच मच लोअर देन 650 और 657. तो अभी हुआ क्या, अभी किसी को ऐसा इन्फॉर्मेशन हमने दिया तो वो सोचेगा यार यहाँ तो मतलब लगभग हर एक रेस्टोरेंट में कुछ ऐसे नियर अबाउट 600, 650 या 700 रुपये पर मील का कॉस्ट होगा. ठीक है, तो मे भी अगर उसके पास इतने पैसे नहीं है तो वो उस लोकेलिटी में जाएगा ही नहीं खाना खाने को. ठीक है, जबकि पिक्चर बिल्कुल ही उल्टा है ना. देर आर मोस्टली आई कैन से 8 आउट ऑफ 9 रेस्टोरेंट दे फीड एट मच लोअर कॉस्ट दैन द एवरेज पर मील कॉस्ट, है ना. वो एवरेज किसकी वजह से इतना ज़्यादा हो गया है? सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन जो कि 5000 है. ओके, तो इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल में द मीन दैट इज आवर मैथमेटिकल एवरेज, it gives us a misleading information. Therefore, we need a different kind of central tendency which is positional average, and that central tendency is called median. So median I can define, median is just the value of middle observation, median is just the value of middle observation
if the observations are arranged in say increasing order, अगर हमने सारे ऑब्जर्वेशंस को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो जो भी हमारा मिडिल ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है वही हमारा मीडियन है. सो आई कैन से इट इज़ द मीडियन इज़ द पोजिशनल एवरेज, है ना, इट इज़ द पोजिशनल एवरेज. It divides our set of observation into two equal parts. It is the positional average. It divides the set of observations into two equal parts. Okay. तो ये तो हमने देखा कि क्या ज़रूरत पड़ी मीडियन की और मीडियन का क्या डेफिनेशन है. तो इट इज़ जस्ट द मिडिल ऑब्जर्वेशन. अब मिडिल ऑब्जर्वेशन देखने से पहले हमें उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नोट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हैफेजार्ड ऑर्डर में नोट करेंगे तो एवरीवन वुड से अ डिफरेंट मीडियन फॉर एनी गिवन पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ आवर एग्जाम्पल. अभी जो हमारा एग्जाम्पल है इट हैज़ नाइन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. So our middle observation will be fifth observation. Okay, that is 120 rupees. अब ये अगर मैं ऐसा किसी को बताऊं कि मेरी लोकेलिटी में या किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो मीडियन कॉस्ट है पर मील का, ठीक है ना, किसी भी रेस्टोरेंट में जो मीडियन कॉस्ट ऑफ पर मील है वो 120 रुपये है, ठीक है, और फिर मैं उसको बता दूं कि चलो देयर आर 9 सच रेस्टोरेंट, है ना, तो ही विल क्लियरली पिक्चर दैट हाफ नंबर ऑफ रेस्टोरेंट, है ना, आधे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो 120 रुपये से कम पे खाना खिलाते हैं और आधे नंबर ऑफ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो 120 रुपये से ज़्यादा पे खाना खिलाते हैं. अगर उसके पास कम पैसे हैं तो भी वहाँ पे चला जाएगा वो, अगर उसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो भी वो वहाँ पे चला जाएगा. ठीक है, तो ये बात समझ आ रहा है. तो कई बार कई जगह पे मीन जो है वो क्लियर पिक्चर नहीं बताता है, तो कई बार हमें मीडियन से एक क्लियर पिक्चर मिलता है. जैसे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मीडियन सैलरी ऑफ अ कंट्री, है ना, मीडियन इनकम क्या है किसी कंट्री का आपने सुना होगा. जैसे इंडिया की बात करें तो लगभग 2013-14 में जो हमारा मीडियन पर कैपिटा इनकम था वो कोई $620 के आसपास था. ठीक है, तो ये तो इसकी सिग्निफिकेंस हो गई, इसका डेफिनेशन हो गया. ओके, अब बढ़ते हैं आगे. एक चीज़ और देखें यहाँ पे. अब ये जो मैंने डाटा यहाँ पे लिख रखा है 80, 90, 100 से लेके 5000 तक, इसमें अगर मैं दो डाटाज दोनों एंड पे ऐड कर देता हूँ. सपोज मैंने 60 ऐड कर दिया स्टार्टिंग में और मैंने कोई 5100 ऐड कर दिया एंड में. अब क्या होगा, ये जो एक्सट्रीम एंड पे ये जो दो ऑब्जर्वेशन मैंने ऐड करे, कौन कौन से, 60 एंड 5100, है ना, इनकी वजह से हमारे मीडियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना. यू मस्ट क्लियरली से दैट मीडियन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, या आई कैन से not clearly independent of, but up to an extent it is independent of the extreme observation. extreme observation पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है हमारा मीडियन, जबकि जो मीन होगा वो डिपेंड करेगा, है ना. जैसे ये 60 और 5100 रख के अगर मीन कैलकुलेट करें तो मीन जो है वो वेरी कर जाएगा. ओके, लेकिन अगर मीडियन कैलकुलेट करें अभी इस कंडीशन में तो पहले मीडियन 120 था, अभी भी मीडियन हमारा 120 ही आएगा. तो आई कैन राइट third point here, median is independent up to an extent. इस बात का क्या मतलब है अभी समझाता हूँ. median is independent of the extreme observations. एक्सट्रीम मतलब कि एकदम स्टार्टिंग वाले और आखिरी वाले. तो अब ये अप टू एन एक्सटेंट क्यों लिखा मैंने, क्या ये बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता है या कुछ हद तक डिपेंड करता है. देखो, अगर सिर्फ एक साइड में, अगर मतलब यहाँ पे इस एग्जांपल की बात करें तो अगर एक ही साइड में, चलो ये 5100 को हटा दे रहा हूँ मैं. ओके, सिर्फ एक साइड में अगर 60 को ऐड किया जाए तो अब जो है मीडियन वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो मिडिल वैल्यू चेक करेंगे तो एक ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा
उसमें जो है हमारा पाँचवा और छठा ऑब्जर्वेशन ये दोनों काउंट होंगे, तो 120 और 130। अब इनका हमने एवरेज लेना पड़ेगा, 120 और 130 का जो एवरेज होगा 125 हो जाएगा। तो ये 60 स्टार्टिंग में ऐड करने से हमारा जो मीडियन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ, 125 हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने लिखा है कि कुछ हद तक ये इंडिपेंडेंट है ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन एंड ऑल। लेट्स check how to calculate the median of any observation, calculation of median। तो पहली चीज़ जो मैंने नोट कर रखी है अनग्रुप डाटा के लिए है ना, तो अनग्रुप डाटा के लिए ऐसा तो कोई फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मिडिल ऑब्जर्वेशन चेक कर लेना है। ओके, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, चलो, इफ़ नंबर ऑफ observations, if number of observations is odd number of observation है, जैसा कि पहले हमारे एग्जांपल में 9 ऑब्जर्वेशन थे, तो जो सेंट्रल वैल्यू आएगा आफ्टर अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो एक ही कोई वैल्यू होगा। वो कौन सा होगा? जैसे 9 है तो 9 + 1 कर दो और डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, तो वो 5वां ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ओके, तो ऐसे में लिख देता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, ठीक है, एन इज ऑड, देन मीडियन इज n + 1/2th टर्म। ठीक है, जैसे अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 + 1 6/2, मतलब तीसरा जो ऑब्जर्वेशन होगा आफ्टर अरेंजिंग, डू नॉट फॉरगेट टू अरेंज द डाटा इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर, और वी कैन से इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आल्सो, है ना। अगर ये तो बात हो गई अगर ऑड नंबर ऑफ डाटा है, तो अगर इवन नंबर है, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन, एन का वैल्यू अगर इवन है तब क्या होगा? अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो मिडिल में मिडिल वैल्यू को 1 नहीं आएगा, है ना, तो 5वां और छठा वो दोनों ही मिड में काउंट होगा। तो उस केस में 5वां लें या छठा लें, तो दोनों में से कोई ना लगे, हम क्या करते हैं, दोनों का एवरेज ले लेते हैं, दोनों का मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस केस में जो हमारा मीडियन होगा दैट विल बी, मीडियन विल बी n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, दोनों को ऐड किया एंड डिवाइड बाई 2। सो दिस विल बी आवर मीडियन। ओके, तो ये तो अनग्रुप डाटा की बात होगी। एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं इसका। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई अलग से कोई फार्मूला नहीं है, ये जो अभी हमने फार्मूला देखा यही फार्मूला काम कर जाएगा, है ना। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। नो सेपरेट फार्मूला मैं ऐसे लिख देता हूँ, नो सेपरेट फार्मूला, यू कैन जस्ट काउंट, है ना, तुम काउंट भी कर सकते हो, हाँ, लेकिन उसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। जैसे ये जो एग्जांपल मैंने नोट कर रखा है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इसका मीडियन मुझे देखना है, तो ये ऑलरेडी देखो 3, 9, 17, 23 एंड 27 दीज आर ऑलरेडी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर वो नहीं है देन यू मस्ट डू दैट। उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो तुम पहले तो एक बार टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है वो काउंट कर लो। तो 8 और 12 हो गया 20 और 10 30, 30 और 14 ये हो गया 44। देयर आर टोटल 44 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब 44 है, इवन है, तो इसका मतलब 2 टर्म आएंगे, 44/2 देते 22वां और 23वां टर्म। तो अब ये ऐसे तुम काउंट कर सकते हो कि 22वां टर्म कौन सा है। पहले 8 टर्म देखो यहाँ पे, पहले 8 टर्म 3 है, फिर उसके बाद 10 टर्म 9 लिखे हुए हैं, तो कितना हो गया 18, फिर आगे 12 टर्म जो है वो 17 लिखे हुए हैं। तो जो 22वां और 23वां दोनों टर्म है वो दोनों 17 ही है, 17 का एवरेज भी जो है वो 17 ही आ जाएगा। तो या तो तुम इस तरीके से काउंट कर लो, या तुम एक और काम कर सकते हो, यू कैन मेक another column for cumulative frequency. What is cumulative frequency? We will see. Cumulative frequency I am writing CF. This is cumulative frequency. Cumulative means total frequency. Okay. Cumulative frequency भी 2 टाइप के होते हैं, लेस देन टाइप एंड ग्रेटर देन टाइप। तो यहाँ पे हम लोग लेस देन टाइप वाला लिखेंगे। लेस देन टाइप का मतलब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि कितने ऑब्जर्वेशन है वो 3 या 3 से कम है, तो 8। कितने ऑब्जर्वेशन है जो 9 या 9 से कम है,
तो वो 8 और 10 वो दोनों मिल जाएगा, जुड़ जाएगा ना 18। कितने ऑब्जर्वेशन है जो 17 या 17 से कम है, तो प्लस 12 उसमें और हो गया, तो इसको हमने बोला लेस देन टाइप। ठीक, तो ये लिख लेते हैं कितने ऑब्जर्वेशन है। पहला देखो जो 3 या 3 से कम है 8 है, कितने ऑब्जर्वेशन है 9 या 9 से कम, तो 8 और 10 हो गया 18, ऐसे ऐड करते जाओ। ठीक है, 18 और 20 हो गया अपना 30, 30 और 9 हो गया 39, और 5 हो गया 44। लास्ट में हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वही आएगा 44 के इक्वल। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो जैसे जो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 44 है, इवन है, तो जो हमारा मीडियन होगा, मीडियन विल बी 22th टर्म प्लस 23rd टर्म एंड डिवाइडेड बाई 2, है ना, यही तो फॉर्मूला पढ़ा हमने। तो देख लो भैया 22वां टर्म क्या है, यहाँ देखो 30 टर्म ऐसे हैं जो 17 या 17 से कम है, 18 टर्म ऐसे हैं जो 9 या 9 से कम है। तो इसका मतलब कि 19 से लेकर 30 तक के वो सारे टर्म कौन से हैं, 17 हैं, तो 22वां और 23वां दोनों ही उसमें आ जाएगा। तो 17 + 17/2, आंसर इज 17। ये हमारा मीडियन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेट कर लेंगे, कोई सेपरेट फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अब कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, है ना। वो फार्मूला क्या है क्या नहीं है वो समझेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होगा, फार्मूला तो छोड़ो, द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर सॉल्विंग फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज यू मस्ट राइट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये मैं लिखता हूँ, फर्स्ट राइट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज and find n/2। n/2 इज़ व्हाट, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका आधा, ये फाइंड कर लो। नाउ जब ऐसा हो गया, जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख ली, n/2 का वैल्यू देख लिया, तो अब हम डिसाइड करेंगे व्हाट इज़ द मीडियन क्लास। नाउ डिसाइड मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास क्या होगा, दैट क्लास whose cumulative frequency is equal to or just greater than n/2। जो हमने पहले स्टेप में n/2 कैलकुलेट किया है उसके बराबर या उससे जस्ट ग्रेटर वाले जो जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्लास हमारा मीडियन क्लास कहलाएगा। एक बार जब हम मीडियन क्लास डिसाइड कर लेंगे उसके बाद वी विल अप्लाई फार्मूला। अब फार्मूला क्या है, ठीक है, फार्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई बाई H। ठीक, अब ये क्या है फार्मूला, कहाँ से आया है, इसकी बात कर लेते हैं एक बार ज़रा। ये फार्मूला है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। इस फार्मूले का प्रूफ जो है दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर। अगर तुम हायर क्लासेस में जाओगे यू विल स्टडी सम इंटरपोलेशंस इन मैथमेटिक्स, है ना। तो एक चीज़ तुम पढ़ोगे वहाँ पे लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन का यूज करके हम लोग ये वाला फार्मूला जो है वो डिराइव करते हैं, है ना। तो अभी तो मैं इसका डिराइवेशन नहीं बताने वाला हूँ। ओके, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस फार्मूला, लर्न दिस फार्मूला। ओके, देयर आर मेनी टर्म्स इन दिस फार्मूला, वी विल राइट, वी विल सी व्हाट आर दीज टर्म्स। ओके, तो लीनियर इंटरपोलेशन का यूज करके और ये मानते हुए, थोड़े अजम्पशन करते हुए कि मीडियन क्लास के जो भी वेरिएट्स होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, है ना, हम लोग ये फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं, विच इज just beyond the scope of this lecture. Okay, you just see what are these various variables which are appearing in this formula. L is lower limit of median class। जो भी हमारा मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट n है, L है, सॉरी
एन तो क्या है, n/2 तो पहले ही पता है। सी एफ क्या है, सी एफ इज cumulative फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। जो भी हमारा मीडियन क्लास हमने डिसाइड किया था उसके जस्ट पहले वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो सी एफ है। एफ क्या है, एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी एफ है, और एच है हमारा क्लास का साइज, क्लास का साइज। ठीक है, अब ये बेहतर समझ आएगा हमें एग्जाम्पल से। तो लेट अस अप्लाई ऑल दिस डिस्कशंस ऑन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, हमने इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। लेट अस सी। सबसे पहले मैंने बताया कि एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही लेस देन टाइप वाला लिखो तुम। ओके, तो इसके लिए चलो मैंने एक अलग से टेबल बना लिया सी एफ का। 8 ऐड करते जाओ, 38, 38 और 40 हो गया हमारा 78, 78 प्लस 20 हो गया 90, प्लस 10 इज़ 100। सिंपली ऐड करते जाना है। तो ये हो गया मेरा n का वैल्यू। अब n/2 मैंने देखा वो कितना है, 50। अब 50 देखें हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 50 तो कहीं पे है नहीं, तो 50 से जस्ट ग्रेटर वाला क्या है, 50 से जस्ट ग्रेटर आया 78। तो 78 जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो वाला क्लास मेरा कहलाया मीडियन क्लास। ये मैंने हाईलाइट कर दिया तुम्हारे लिए। ठीक, अब ये क्लास अपना मीडियन क्लास कहलाया। ठीक, ऊपर मैं लिख देता हूँ मीडियन क्लास। पहले हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा, n/2 का वैल्यू देखा, फिर ये देखा कि मीडियन क्लास क्या है। अब कुछ नहीं, बस फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। मीडियन इज, अब मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है 20 से 30, क्लास का साइज हो गया 20 से 30, मतलब साइज इज 10, 30 माइनस 20, तो h का वैल्यू 10 हो गया, लोअर लिमिट इज 20, तो l का वैल्यू 20 हो गया, प्लस n/2 रखना है, n/2 50 माइनस सी एफ। अब सी एफ कौन सा लेंगे, सी एफ अब बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो 78 ले लेते हैं, जबकि सी एफ है हमारा मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 38। ठीक है, डिवाइडेड बाई एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज 40, तो डिवाइड बाई 40 और मल्टीप्लाई बाई क्लास का साइज हो गया 10। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया जाए, 20 हो गया 12 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 40, तो आंसर आ गया 23। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, 23 इज़ द आंसर। हमेशा ये देखना कि 23 जो होगा, ये जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो मीडियन क्लास का ही एक नंबर होना चाहिए। मीडियन क्लास 20 से 30 का था, तो अगर सारा फॉर्मूला सही लगाए तो 20 और 30 के बीच का ही एक नंबर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये एग्जाम्पल्स कर लिए हमने कुछ। अब मैंने तुम्हारे लिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर रखा है। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, है ना, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो इसका और इसको सॉल्व करो। एंड ऑब्वियसली डू नॉट फॉरगेट टू like the video and subscribe the channel. Okay, thank you.